राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। भारत में गौहत्या को लेकर एक संवाद चलता है, एक वार्तालाप चलता है, एक डिबेट चलती रहती है। लेकिन यदि आप गौहत्या के वास्तविक कारण को समझोगे तो निश्चित रूप से आपको आश्चर्य होगा कि इसके पीछे धारणा क्या है। वैसे गौहत्या का जो अस्तित्व था वो तो भारत में हजारों सालों से है। जब से भारतीय में विदेशी आक्रांताओं ने हमला करना शुरू कर दिया और जब से भारतीयों का धर्मांतरण शुरू कर दिया, तब से ही गौहत्या का प्रचलन शुरू हुआ। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने गाय हत्या को, पशु हत्या को एक व्यापार के रूप में अपनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों को बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती थी। गाय के चमड़े की आवश्यकता थी, हड्डियों की आवश्यकता थी, मांस की आवश्यकता थी, खून की आवश्यकता थी, और इसके अलावा सबसे जो प्रमुख आवश्यकता थी वो गाय की जो चर्बी होती है उसकी आवश्यकता थी। क्योंकि पश्चिमी जगत में अग्नि के लिए या प्रकाश के लिए मोमबत्ती का प्रयोग होता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1950 तक पूरे पश्चिमी जगत में प्रकाश के लिए, लाइटिंग के लिए मोमबत्ती का बहुतायत से प्रयोग होता था और उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई थी। लेकिन 1950 के बाद से पूरी दुनिया में विद्युतीकरण का प्रभाव पड़ता चला गया और अनायास इन कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा। फिर एक नया बिम आया, तो भारत में उस थोड़ी सी अवधि में दूसरे विश्व युद्ध से लेकर और 1950-60 तक गौहत्या की जो दर थी उसमें कुछ गिरावट आई, क्योंकि अनायास पश्चिमी देशों में गाय के मांस और गाय की चर्बी की डिमांड घट गई। जो गाय का चमड़ा होता था उसकी रिक्वायरमेंट घट गई। तो उस दौरान तो भारत के जो शेल्टर हाउस में उनमें गाय हत्या की दर थोड़ी घटी। अन्यथा भारत में गौ हत्या का, पशु हत्या का जो अस्तित्व है वो तो हजारों सालों से है। पहले विदेशी आक्रांता हमें चिढ़ाने के लिए, हमारा धर्मांतरित करने के लिए या कई विशेष उद्देश्य के लिए गाय की हत्या करते थे, पशु की हत्या करते थे। फिर अंग्रेज़ों ने इसको व्यावसायिक रूप में, उद्योग के रूप में अपनाना शुरू कर दिया। फिर एक चीज़ और भी है, वो चीज़ ये है कि जैसे ही पश्चिमी जगत में पशु चर्बी की डिमांड घटी, यानी कि वहाँ मोम का उत्पादन घटा, क्योंकि मोम की ज़रूरत दूसरे विश्व युद्ध के बाद थोड़ी पूरी दुनिया में अचानक घट गई, तो वहाँ इसका कोई प्रतिरूप ढूंढने की कोशिश की गई। क्योंकि तब तक पश्चिमी जगत में एक तो विद्युतीकरण होना शुरू हो गया था, दूसरा जो सऊदी अरब है, जो गल्फ़ का क्षेत्र है, वहाँ पेट्रोल का उत्पादन शुरू हो गया और पेट्रोल ने और विद्युत ने पूरी दुनिया का एक नक्शा ही बदल दिया। हमारे यहाँ भी 1984-85 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर थे, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी गाड़ियाँ ही नहीं थी, इतनी ना कारें थी, ना ट्रक थे, ना इतने ट्रैक्टर थे। बिजली का भी उत्पादन सीमित मात्रा में होता था और जो उत्पादन होता था उसके लिए पेट्रोल डीजल का हम उपयोग नहीं करते थे, हम कोयले का उपयोग करते थे या फिर पानी के माध्यम से हम विद्युत उत्पादन करते थे। वैसे भी भारत में 1980 तक 85 तक 30-40% क्षेत्र में विद्युतीकरण था। ज़्यादातर देश तो अंधकार में रहता था, उसी पुरानी प्रचलन से जीवन यापन करता था, तो हमारी ऊर्जा की आवश्यकता बहुत कम थी। लेकिन 1984-85 में जैसे जैसे आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई, हमारे यहाँ कारों का प्रचलन शुरू हो गया, ट्रक आने लगे, बसेस आने लगे, फिर रेलवे का विद्युतीकरण होने लगा, विद्युतीकरण या डीजलीकरण होने लगा, डीजल के इंजन आने लगे, तब से हम ऊर्जा के मामले में अपनी आत्मनिर्भरता को गंवाने लगे। अन्यथा 84-85 तक हम ऊर्जा के मामले में 80% तक आत्मनिर्भर थे। जितनी हमें आवश्यकता होती थी उतना हम पैदा भी कर लेते थे या थोड़ा बहुत इधर उधर से प्राप्त कर लेते थे, तो ऊर्जा के मामले में एक तरह से आत्मनिर्भर थे। लेकिन जैसे जैसे भारत में जो ऊर्जा की खपत बढ़ी तो हम दूसरों पर परतंत्र होते चले गए, खास करके गल्फ़ की कंट्रियों पर। और गल्फ़ की कंट्री पे
से हमें पेट्रोल डीजल आयात करना पड़ता था, तो हमारे पास या तो पैसे से खरीद सकते थे, लेकिन पैसे की हमारे पास कहाँ से स्रोत है? हम किसी से व्यापार करेंगे, किसी को कुछ बेचेंगे, तभी तो हमें पैसे की प्राप्ति होगी। हम तो एक गरीब निर्धन देश के रूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें, या अंग्रेज़ों से पहले हमें इतना उन्होंने चूसा, उतना खोखला किया कि हम गरीब कंट्रियों के अंतर्गत अपने को समाहित करने में लगे। तो ऐसे में हमें ऊर्जा के लिए उन देशों पर आश्रित होना पड़ा, और उनकी पहली रिक्वायरमेंट थी कि यदि हमें उससे पेट्रोल खरीदना है, डीजल खरीदना है, तो उनका भुगतान हम मांस के रूप में करें। फिर पश्चिमी जगत हमसे चमड़े की इच्छा रखता था। कुछ पश्चिमी जगत के देश ऐसे थे जो हमसे चर्बी के रूप में, जो एनिमल चर्बी, वो हमसे खरीदते थे। तो इसलिए हमारे यहाँ शेल्टर हाउस हमेशा संपन्नता की तरफ चलते रह गए, हमेशा सकारात्मक व्यापार की स्थिति में रहे। तो हमारे यहाँ इस चीज़ को बढ़ाने में सबसे पहली भूमिका तो हमारी रही कि आज भी हम कार तो खरीद लेते हैं 20 लाख की, 30 लाख की, लेकिन हमें पेट्रोल डीजल सस्ता चाहिए। सरकार सस्ता कैसे देगी? फिर 1984-85 तक देश में जितने ट्रैक्टर थे, आज ट्रैक्टरों की संख्या उसकी तुलना में 10 गुना बढ़ गई है। ट्रकों की संख्या भी 10 गुना बढ़ गई है, बसेस बढ़ गई हैं। और फिर एक पीरियड ऐसा रहा 1990 से लेकर 2005-7 तक कि पूरा रेलवे डीजल इंजनों के सहारे चलने लगा, तो वहाँ भी डीजल की खपत बढ़ गई। फिर आर्मी के लिए भी डीजल की आवश्यकता रहती है। तो ऐसे में हम ऊर्जा के मामले में दूसरों पर निर्भर होते गए, दूसरों की शर्तों को स्वीकार करने लगे। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो शेल्टर हाउसों में थोड़ी सी गिरावट आई थी, पशु वधों की संख्या घटी थी, उसने फिर से गति पकड़नी शुरू कर दी। और आज भी शेल्टर हाउस इसीलिए सक्सेस है। ये इसलिए सक्सेस नहीं है कि हमारे देश में उस मांस की खपत होती है, हम इसलिए वो सक्सेस है कि विदेशों में मांस की भी खपत है, चर्बी की खपत है। आजकल तो चर्बी भारत में ही खप जाती है, कि जिस देसी घी का हम उपयोग करते हैं, उस देसी घी में एक बड़ा हिस्सा इसी चर्बी से निर्मित जो घी है हमें उपलब्ध होता है। तो यदि हम वास्तविक कारण को जान लें, समझ लें, तो निश्चित रूप से हम शेल्टर हाउस की उस स्थिति को समझ सकते हैं। और यदि इससे बचना है, गाय को कत्लेआम से रोकना है, तो हमें इस बात को समझ कर, क्योंकि यदि हम किसी तरह का व्हीकल रखते हैं या फिर ऊर्जा के स्रोत को बदल दें, क्योंकि वैसे आजकल सरकार कोशिश कर रही है, एक नया तंत्र खड़ा हो रहा है कि पेट्रोल डीजल की बजाय हम बायोगैस पर निर्भर हो जाएं, सोलर एनर्जी पे आ जाएं, कि बायोगैस के माध्यम से हम ऊर्जा के मामले में फिर से आत्मनिर्भर होते जा सकते हैं। यदि हम आत्मनिर्भर होंगे तो हमारी गाय भी घटेगी। तो इस महत्व को समझ के हम आगे बढ़ सकते हैं।